हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, तो आज के लेक्चर में जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हार्ट की संरचना। ठीक है, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। तो हार्ट की स्ट्रक्चर में मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट आप समझना डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले हम हार्ट की बाह्य संरचना के बारे में बात करते हैं। आउटर स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना की मैं बात करूं तो आपको कहना है कि मानव का जो हार्ट होता है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मीसोडर्म से होती है। बात समझिए, मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? मीसोडर्म से। अच्छा, मीसोडर्म जो शब्द है जो कि आप सुन रहे हैं, हालांकि मैं 11th क्लास में भी आपको बता चुका हूं, आपको याद हो कि 3 जनन लेयर मैंने आपको बताई थी। जनन स्तर, जब भ्रूण का निर्माण होता है गर्भ में तो उस भ्रूण में स्टार्टिंग में 3 जनन स्तर बनते हैं। वो जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म होते हैं, नहीं होते? 3 जनन स्तर ना। तो भ्रूण के हर ऑर्गन के निर्माण के लिए यही 3 लेयर रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये जो 3 लेयर आपको मैंने बताई हैं, इन्हीं 3 लेयरों से हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे कोई किसी ऑर्गन का निर्माण करेगी, ठीक है, तो यहां पे जो मीसोडर्म जो परत है बीच वाली जो होती है मिडिल लेयर, वह लेयर हमारे किसका निर्माण करती है? हार्ट का निर्माण करती है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल बात है। स्ट्रक्चर में हम फास्ट में चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मीसोडर्म से उत्पत्ति होती है और फिर वही पॉइंट, जैसे इसके बाह्य आवरण को आप क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और इसकी भित्ति में कितनी परत होती है? 3। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये मनुष्य के हार्ट की कौन सी संरचना हो जाएगी? आउटर संरचना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा, अब इनर संरचना की बात करें तो मैं आपको यही बता दूं डायग्राम में। सुनिए, प्रथम सबसे पहले कि हार्ट में ऊपर 2 पतली भित्ति वाले क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, हृदय में पतली भित्ति वाले ऊपर के 2 आलिंद होते हैं तथा मोटी भित्ति वाले नीचे के 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। समझ में आ गया? बहुत क्लियर है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप 4 चैम्बरों के बारे में बताएंगे ना, कि ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 निलय। आलिंदों की भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। निलयों की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन में बताया था कि जो बायां निलय होता है उसकी भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि आलिंद और निलयों को जो पृथक करता है उसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको 4 चैम्बर बताए थे। सेकंड पॉइंट में ये कहा था कि आलिंद और निलयों को जो पृथक करता है उसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम इनके कपाटों के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, कपाटों से पहले आप इसका डिवाइडेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट पाया जाता है। अंतरा आलिंद पट,
और इस पट पर क्या होता था, एक गर्त होती थी, गड्ढा होता था, जिसको हम क्या कहते थे, फोसा ओवेलिस। याद है फोसा ओवेलिस का क्या फंक्शन था? जो छोटे बच्चे होते हैं भ्रूणी अवस्था में, उनके लंग्स मैच्योर नहीं होते, फेफड़े, लंग्स का क्या काम होता है, रक्त को शुद्ध करने का। तो जब इनके लंग्स मैच्योर नहीं है तो इस बच्चे का जो अशुद्ध रुधिर होता है, मैं आपको बता दूं, अशुद्ध रुधिर हमेशा राइट पार्ट में आता है, दाएं आलिंद में। अच्छा, वयस्कों में क्या सिस्टम होता है हमारे अंदर कि यह अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आना चाहिए और दाएं निलय से प्रोपोज धमनी के द्वारा कहां जाता है, ये लंग्स में शुद्ध होने के लिए। लेकिन बच्चों के लंग्स तो मैच्योर ही नहीं है, रक्त को शुद्ध ही नहीं कर सकते। तो होता क्या है, इन बच्चों में दाएं आलिंद में जैसे ही अशुद्ध रुधिर आता है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जाने की आवश्यकता है क्या रक्त को? दाएं निलय में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां जाएगा तो उसको प्रोपोज धमनी द्वारा फेफड़ों में जाना है, लेकिन उनके तो फेफड़े मैच्योर ही नहीं होते। तो इसीलिए छोटे बच्चों में अशुद्ध रुधिर को डायरेक्ट इस छिद्र के द्वारा बाएं आलिंद में डाल दिया जाता है और बाएं आलिंद से ये अशुद्ध रुधिर प्लेसेंटा के माध्यम से माता के रक्त में मिल जाता है और उस माता के लंग्स में यह रुधिर कैसा होता है, शुद्ध होता है। समझ में आ गई बात ये फोसा ओवेलिस की? ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा, समझ रहे ना? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संरचना समझ में आ रही है आपको? ऊपर के दो आलिंद और नीचे के दो निलय, इनको पृथक करने वाला कोरोनरी सल्कस। दोनों आलिंदों के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आलिंद पट, जिस पर क्या होता है, एक गर्त होता है जिसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और दोनों निलयों के मध्य क्या पाया जाएगा, अंतरा निलय पट। ये अंतरा आलिंद पट और ये अंतरा निलय पट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता देना था कपाटों के बारे में, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे। कैसे कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट और बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट। इसको हम 32 से याद रख सकते हैं। तो 3 इधर आएगा तो इधर त्रिवलन कपाट है, उधर 2 है तो द्विवलन कपाट। और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि इनको त्रिवलन या द्विवलन कपाट क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर 3 पैपिलरी मसल्स होती हैं तो ये त्रिवलन कपाट है, उधर 2 पैपिलरी मसल्स होती हैं तो ये द्विवलन कपाट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि भाई, अच्छा, ये तो आपने 2 कपाटों के बारे में बात की है, मैंने एक कपाट और बताया था आपको अर्धचंद्र का, तो आपको एक साथ ही लिखना था। ये हमारा दायां निलय है, ये हमारा बायां निलय है, ये प्रोपोज धमनी है, ये महाधमनी है। तो हम लिखेंगे कि दाएं निलय तथा प्रोपोज धमनी और बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको संबंध के बारे में बात बतानी थी। कैसे? दाएं निलय का संबंध महाशिरा से और दाएं आलिंद का संबंध, दाएं आलिंद का संबंध महाशिरा से, जबकि दाएं निलय का संबंध प्रोपोज धमनी से। अभी मैं आपको समझाऊंगा संबंध कैसे स्थापित करना है आपको। ठीक है, सीखना कैसे। इसी प्रकार बाएं आलिंद का संबंध प्रोपोशिय शिरा से और बाएं निलय का संबंध महाधमनी से होता है। ये संबंध हो गया। और एक लास्ट पॉइंट में आपको ये कह देना है कि इनका कार्य क्या है, धमनी शिरा और इनका। तो कार्य एक बार समझ लीजिए, आपको लिखना है कि प्रोपोशिय शिरा शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में लाती है और उस शुद्ध रुधिर को महाधमनी पूरे शरीर में क्या करती है, प्रवाहित करती है। इसी प्रकार इस वाले पार्ट का पोर्शन का क्या काम है
कि अशुद्ध रुधिर को महाशिरा, देखो कोशिया शिरा तो कौन से रक्त को लेके आ रही थी? शुद्ध रक्त को। और महाशिरा कौन से रक्त को लेके आएगी? अशुद्ध रक्त को। तो कौन से पार्ट में डालेगी महाशिरा? दाएं आलंद में। यहां से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में, और यहां से फुफ्फुस धमनी द्वारा ये शुद्ध होने के लिए कहां भेज दिया जाता है? लंग्स में भेज दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पॉइंट बनाने हैं, ठीक है? आपने देखा होगा मैंने जब भी आपको संरचना समझाइए तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझाइए कि हाँ, चित्र को देखकर हम उसकी कैसे संरचना बना सकते हैं। क्लियर है बात? संरचना कर लेंगे एक बार। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताऊं, संरचना के बाद हम हर्ट की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। हर्ट की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ हर्ट, ठीक है? अच्छा, मेरी एक बात आप जरा ध्यान समझो, हर्ट की क्रियाविधि अगर आपको समझनी है तो आपको सबसे पहले हर्ट के संबंधों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। संबंध का मतलब कि हर्ट के हमने 4 पार्ट बताए थे, 2 आलंद और 2 निलय बताए थे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आलंदों का और निलयों का संबंध किससे होता है। मतलब जो मैंने आपको बताए थे ना, कोशिशिरा, महाशिरा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हालांकि मैं आपको इसको एक बार समझा चुका हूं क्लास में, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? फिर भी मैं एक बार यहां रिवाइज कर देता हूं। देखिए, इसकी कुछ ट्रिक है जो आपको याद करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग 70 से 75% बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? वो भूल जाते कि ये कोशिया शिरा का संबंध दाएं आलंद से था या बाएं आलंद से था, है ना? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। वो क्या है? सुनिए, हमारे पास दो आलंद हैं और 2 क्या है? निलय। बात समझ में आ रही है? पूरे हर्ट में हमारे पास 2 क्या है? 2 आलंद हैं और 2 निलय हैं। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो आपकी संरचना की भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं और क्रियाविधि के बारे में भी आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बेसिक समझना है कि भाई 2 आलंद होते हैं हर्ट में और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। अब हमें इनका संबंध ज्ञान करना है कि भाई किसका संबंध किससे होता है। तो सुनिए, मैं आपको बता दूं, हमेशा ही आलंदों का जो संबंध होता है, हमेशा ही आलंदों का जो संबंध होता है वो कोशिया शिरा से होता है। आलंदों का जो संबंध होता है वह हमेशा किससे होता है? शिरा से। और निलयों का जो संबंध होता है वो हमेशा किससे होता है? धमनी से होता है। मैं यूं कहूं कि आपके पास दायां आलंद और बायां आलंद है, 2 आलंद है ना, दायां और बायां। तो दोनों आलंदों का जो संबंध है वो धमनी से नहीं हो सकता, हमेशा ही किससे होगा? शिरा से होगा। तो ये एक तो कंफ्यूजन आपका दूर होगा कि जैसे ही हम आलंद की बात करेंगे तो धमनी तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों आलंदों का संबंध हमेशा किससे होगा? शिरा से होगा। इसी प्रकार निलयों का संबंध भी हमेशा किससे होता है? धमनियों से होता है, ठीक है? कभी शिरा से नहीं होता। समझ में आ रही बात? अब हमारे पास
दो शब्द और हैं, वो क्या है? एक तो है प्रोपोस और एक है महा। बात मेरी जरा ध्यान समझो। आपके पास हर्ट में 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट कौन कौन से? देखो, एक तो है दायां आलंद, है क्या नहीं? एक है बायां आलंद, है ना? दायां आलंद, बायां आलंद। एक है दायां निलय और एक बायां निलय। अच्छा, ये 4 पार्ट हुए कि नहीं हुए? ये तो 2 आलंद हो गए दाएं बाएं और ये 2 निलय हो गए दाएं और बाएं। तो सबसे पहले हमें एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आलंद हमेशा किससे जुड़ेंगे? शिरा से, और निलय हमेशा किससे जुड़ेंगे? धमनी से। अब हमें दोनों भागों के बारे में बिल्कुल ये क्लियर कर लेना है कि कौन प्रोपोशिय शिरा से जुड़ता है, कौन महाधमनी से जुड़ता है, या कौन महाशिरा से जुड़ता है। ठीक है, तो 4 शब्द, एक प्रोपोस, एक महा। ये तो आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। ये तो ऐसे 2 शब्द हैं जो आपको पहले लगाने, आगे मतलब, और 2 शब्द शिरा और धमनी, ये आपको लगाने हैं पीछे, हमेशा पीछे। तो इनके 4 शब्द बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? देखो कैसे। एक तो प्रोपोस जुड़ेगी शिरा से, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपोशिय शिरा, एक शब्द हो गया। प्रोपोस धमनी से भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपोस धमनी। बात समझ में आ रही है? 2 शब्द हो गए। इसी प्रकार महा अगर शिरा से जुड़ता है तो महाशिरा बन जाती है, और महा अगर धमनी से जुड़ती है तो क्या बन जाती है? महाधमनी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 शब्द बने कि नहीं बने? 2 शब्द आगे लगने वाले थे, प्रोपोस और महा, और 2 शब्द पीछे लगने वाले थे, शिरा और धमनी। तो इनसे आप 4 शब्द बना रहे हो, नहीं बना रहे? और आपके हार्ट के कितने पार्ट थे? 4। तो उन चारों पार्टों का संबंध इन चारों शब्दों से होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब हमें ये याद कर लेना है कि किस पार्ट का संबंध किससे होगा, बस बात खत्म। तो देख लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया है कि आलिंदों का संबंध हमेशा शिरा से होता है और निलयों का संबंध हमेशा धमनी से होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको चारों पार्टों के संबंध ज्ञान कराऊंगा, याद कराऊंगा कैसे आपको करना है। बहुत ही छोटी सी बात है, सुनिए। ये आपको जो दायां आलिंद दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां एक बात बता दूं, आप एक शब्द याद रखिए, दाम। दाम मतलब पैसा। ठीक है, और पैसा तो भाई बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही आप इसकी ट्रिक याद करेंगे, दाम, तो दाम से मतलब समझो कि दा का मतलब क्या हो गया? दाया। और हम सबसे पहले आनंद की बात कर रहे हैं। आप केवल एक शब्द याद कर लेना कि जो दाया आलिंद होता है उसका संबंध दाम से। दाम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दा का मतलब दाया भाग हो गया, और आप किसकी बात कर रहे हैं? आलिंद की। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि आलिंद का संबंध हमेशा किससे होता है? शिरा से। होता है कि नहीं होता? आगे लगने वाले कितने शब्द थे? 2, प्रोपोस और महा। प्रोपोस और महा। तो दाम में ये जो मैं है, इसका मतलब आप मुझे बताओ, महा होगा कि नहीं होगा? होगा ना महा। भाई मैं आ रहा है तो महा, क्योंकि हमारे पास 2 शब्द है, महा और प्रोपोस, जो आपको आगे लगाने। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई कि दाया जो आलिंद है वो किससे जुड़ता है? महाशिरा से। बात समझिए, ये महाशिरा कैसे आई? अरे मैंने आपको बताया था कि आलिंदों का संबंध हमेशा किससे है? शिरा से है। समझ में आ गई बात?
आप केवल एक शब्द याद कर लेना कि दाएं आलिंद का संबंध महाशिरा से होता है। दाम याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, जब आपको एक बात याद हो गई ये वाली कि दाएं आलिंद का संबंध महाशिरा से है, तो अब आप इन तीनों का संबंध आराम से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे कि भाई जब दायां आलिंद महाशिरा से जुड़ गया तो जो बायां आलिंद है, अब भाई आलिंद है तो हमेशा किससे जुड़ेगा? शिरा से जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब आगे आपको शब्द लगाना है। आपके पास आगे लगाने के लिए दो ही शब्द हैं, फोक्फोस और महा। महा शब्द का आपने यूज कर लिया दाएं आलिंद में, तो इसके लिए क्या बचेगा? फोक्फोस शिरा। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? फोक्फोस शिरा। तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि जो हमारा बायां आलिंद है वो किससे जुड़ता है? फोक्फोसीय शिरा से जुड़ता है। नहीं आई बात समझ में? इससे आप क्या है, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, ठीक है भाई। हमें याद करना है कि आलिंद हमेशा शिरा से जुड़ते हैं और निलय हमेशा धमनी से जुड़ते हैं। इतना जब हम याद कर लेते हैं तो हम एक बात याद कर लेते हैं भाई, दाम। दाम का मतलब हम सोचेंगे भाई दा का मतलब दाया, और आलिंद की हम बात कर ही रहे हैं पहले, और एम का मतलब महा, मैं का मतलब महा, और आलिंद है तो किससे? महाशिरा से। सिंपल सी बात हो गई। जब आपको, अब सपोज कीजिए कि मुझे केवल एक यही लाइन याद है कि भाई दाएं आलिंद का संबंध महाशिरा से होता है, मैंने ये याद कर रखा है, रट रखा है, जो भी है, ठीक है। अब मैं और तीनों का संबंध देखो मिनटों में कर देता हूं, है ना, बिना कंफ्यूज हुए। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक है या जो इसके कंसेप्ट वो क्लियर है। ऐसे ही आपको करना है। जैसे मुझे याद था कि भाई दाएं आलिंद का संबंध महाशिरा से है। अब आपने पूछा सर बाएं आलिंद का किससे होता है? अच्छा, मैं क्या सोचूंगा? बायां आलिंद, अरे यार आलिंद है तो शिरा से जुड़ेगा। और मुझे एक बात याद थी कि भाई दायां तो महाशिरा से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये तो बाएं आलिंद की पूछ रहे हैं, तो बाएं आलिंद में बता दूंगा कि महा तो काम आ ही गया, एक शब्द और है फोक्फोस, क्योंकि हमारे पास दो ही शब्द हैं आगे लगाने के लिए। तो मैं सिंपली बता दूंगा कि बायां आलिंद किससे जुड़ता है? फोक्फोसीय शिरा से जुड़ता है, ठीक है। अब जब आप आलिंदों का संबंध याद कर लेते हो तो निलयों का जो संबंध है वो है उनके आलिंदों का अपोजिट होता है। कैसे? दायां आलिंद का संबंध महाशिरा से, तो देखिए इसका अपोजिट कीजिए, महा है तो यहां पे क्या आएगा? फोक्फोस आएगा। भाई निलय की बात कर रहे हैं आप, दाएं निलय की, और आपके पास दो ही शब्द हैं आगे और पीछे, आगे लगाने के लिए और पीछे लगाने के लिए भी। आगे लगाने के लिए आपको दो शब्द महा और फोक्फोस, और पीछे लगाने के लिए शिरा और धमनी। जब आपने दाएं आलिंद को महाशिरा से जोड़ रखा है, तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आलिंदों का जस्ट अपोजिट उनके निलय होते हैं संबंध के रूप में, संबंध की बात करें तो जब दायां आलिंद महाशिरा से है तो दायां निलय किससे जुड़ेगा? फोक्फोस धमनी से, ठीक है। ऐसे बायां आलिंद किससे था? फोक्फोसीय शिरा थे, तो फोक्फोस का उल्टा क्या हो जाएगा? महाशिरा का उल्टा धमनी। तो जो हमारा बायां निलय है वो किससे जुड़ जाएगा? महाधमनी से, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर ही करना है, ठीक है, कि भाई किसका संबंध किससे होता है। तो संबंध में आपको एक शब्द याद रखना था दाम, और एक लाइन याद रखनी थी कि आलिंद हमेशा शिरा से जुड़ते हैं और निलय हमेशा धमनी से जुड़ते हैं। जब आप इतनी बात को याद कर लेंगे और एक बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? एक बार आप इसको लिख के भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। संबंध हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये संबंध आपको कहां काम आने वाले हैं। एक तो संरचना में इसके दो पॉइंट थे, हर्ट की संरचना में दो पॉइंट थे।
एक पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इनका संबंध कैसे होता है भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? एक पॉइंट बताया था ना संरचना में कि दायां आलिंद इससे जुड़ता है और बायां आलिंद इससे जुड़ता है, दाएं निलय का संबंध इससे और बाएं निलय का संबंध इससे। एक पॉइंट ये था। और एक पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि इनका कार्य क्या है धमनी और सिराओं का। तो आप यहां बता देंगे कि जो हमारी फुफ्फुसीय सिरा होती है वो शुद्ध रुधिर को कहां लाएगी, बाएं आलिंद में। अरे भाई संबंध ही बाएं आलिंद से है उसका, ठीक है। और नाम है फुफ्फुस, मतलब लंग्स से भी संबंधित है। तो ये जो है शुद्ध रुधिर को, अब यहां मैं क्रिया विधि बताऊंगा उस बात को भी, शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में लाती है और अशुद्ध रुधिर को महाशिरा कहां लाती है, दाएं आलिंद में, ठीक है। शुद्ध रुधिर को बाएं निलय से महाधमनी शरीर में ले जाती है और अशुद्ध रुधिर को दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी फेफड़ों में ले जाती है। तो ये आपका संबंध और उसका कार्य, ये आपका टॉपिक है इसमें, ठीक है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको क्रिया विधि भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्रिया विधि में आपको यही पॉइंट वापस लिखने हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप क्रिया विधि समझते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल मैं आपको लिखा रहा हूं कि भाई जो हृदय की क्रिया विधि होती है, अच्छा हार्ट का जो कार्य होता है वो हम सभी जानते हैं, ब्लड को पंप करना होता है, पंप करना, है ना, पूरे शरीर में प्रवाहित करना होता है, नहीं होता। श्वसन तंत्र में जो हमने बात की थी लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में, कोशिका के बारे में, तो श्वसन तंत्र से क्या होता था कि हमारे अशुद्ध रुधिर में जो CO2 होती थी उसको तो हम बाहर निकाल देते थे और वायुमंडल से O2 को लेकर अपने रक्त को वापस शुद्ध कर लेते थे, ठीक है। तो उस ब्लड का जो सर्कुलेशन चल रहा है हमारी पूरी बॉडी में, वो सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वही हमारे हार्ट की क्या है, क्रिया विधि। तो हार्ट की क्रिया विधि में आपको लिखना है कि हृदय की क्रिया विधि के 2 चरण होते हैं। हार्ट की क्रिया विधि की मैं बात करूं तो इसके 2 चरण हैं। पहला जो है वह है हृदय स्पंदन, जिसको हार्ट बीट कहते हैं या मैं ये कहूं धड़कन कहते हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, हृदय की क्रिया विधि। तो हृदय की क्रिया विधि को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हृदय की क्रिया विधि के 2 चरण होते हैं। पहला है हृदय स्पंदन और सेकंड है हृदय चक्र, हार्ट साइकिल। बात समझ में आ रही है, क्रम वाइज हमको चलना है कि हृदय की क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो इसके 2 चरण होते हैं। पहला है हृदय स्पंदन और दूसरा है हृदय चक्र, ठीक है। हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे हृदय स्पंदन के बारे में, ठीक है, हृदय स्पंदन के बारे में, और समझेंगे कि भाई हृदय स्पंदन क्या है। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है हृदय के लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय के लयबद्ध संकुचन को हम क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन के लिए
आवेग हृदय की पेशियों में ही उत्पन्न होते हैं, अतः इसे मायोजेनिक कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? मायोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय में लयबद्ध संकुचन का आवेग उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र होता है जिसे चालन तंत्र कहते हैं, जिसे चालन तंत्र कहते हैं। चालन तंत्र का निर्माण एसी नोड, एबी नोड, हिजबंडल व पुरकिंजे तंतु करते हैं। ठीक है। और ऐसी नोड ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के समीप होता है, जिसमें आवेग उत्पन्न होते हैं। ऐसे नोड से आवेग दोनों आलिंदों की भित्ति में जाते हैं, जिससे वो एक साथ संकुचित होते हैं। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हृदय की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इसको आपको समझाने के लिए। ठीक है। क्योंकि हम एक साथ इसकी जो पूरी क्रियाविधि है उसको हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है। तो एक साथ संकुचित होते हैं, इसके बाद आवेग अंतरा आलिंद पट पर स्थित एबी नोड के पास पहुंचता है, जहां से ये हिजबंडल व पुरकुंजे तंतु द्वारा दोनों निलय की दीवार में
पहुंचता है, जिससे वे मतलब निलय, जिससे वे संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वह हृदय स्पंदन है। अच्छा, अब तो ये तो बात थ्योरी की हो गई। अब मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना है ना। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई हार्ट का डायग्राम हमने देखा था, है ना। तो हार्ट के डायग्राम में आपको आलिंद और निलय पता है कहां पर होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम में बना दो अगर आप कहें तो, है ना, हल्का सा डायग्राम। चलो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल टाइप में ना। चलिए, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको बताया समझाने के लिए, आप समझना। देखो, ये हमारा दायां आलिंद है, ये वाला, और ये हमारा दायां निलय है। सॉरी, बायां आलिंद, कई बार हो जाता है। ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। ये दायां निलय है और ये हमारी बात कि भाई यहां पे जो हमारा ऐसे नोड है, ऐसे नोड, जिसको हम क्या कहते हैं, सिरा आलिंद घुंडी कहते हैं। अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके पास एक पॉलीथीन है और उसमें कुछ भरा हुआ है, जैसे वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आप उसको संकुचित कीजिए ऐसे, तो उसके अंदर से जो पानी है वो एक फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो सेम इसी प्रकार हमारा जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, इनमें भी क्या भरा हुआ होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। तो उस ब्लड को पास आउट कराने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, संकुचित करना पड़ेगा ना। अब वो संकुचन कैसे हो, तो उसी संकुचन को कराने के लिए जो हमारे पास ऐसे नोड है वह क्या करता है, अपने अंदर संकुचन कराने के लिए कुछ आवेग, कुछ सूचनाएं उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है कि ये जो ऐसे नोड है, इस पूरे हार्ट को संकुचित कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कुछ आवेग अपने पास बनाता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आवेग स्वयं हार्ट की पेशियों में बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, यानी कि पेशी जनित कहते हैं। अर्थात मैं यूं कहूं, आपको पता ही है हार्ट के पास एक विशिष्ट प्रकार की कार्डियक मसल्स होती हैं, हृदय पेशी होती हैं, जिनमें कौन सा वर्णक होता है, मायोग्लोबिन होता है। एक रोमान इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया था कि हार्ट की मांसपेशियां कभी थकती नहीं है। थकान क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, और वो मायोग्लोबिन नाम की प्रोटीन क्या करती है, स्टोरेज करके रखती है, किसका, ऑक्सीजन का स्टोरेज करके रखती है ना मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन का। और मैंने आपको फिर एक बात बताई थी कि हम थकते क्यों है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर O2 की कमी हो जाती है, और जब भी O2 की कमी होती है तो जो श्वसन होता है उसको हम अवायवीय श्वसन बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप कौन सा प्रोडक्ट बनता था, लैक्टिक अम्ल बनता था। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारी पेशियों में क्या होता था, थकान।
जिससे हम थकान का अनुभव करते हैं। किसकी वजह से? O2 की कमी की वजह से। अब ये जो हार्ट की मायोग्लोबिन पेशी है या प्रोटीन है, वो क्या काम करती है? O2 का स्टोर करती है। तो आप मुझे बताइए, कभी भी इसमें हार्ट की जो पेशियां हैं उनमें अवायवीय श्वसन होगा क्या? नहीं होगा। और जब अवायवीय श्वसन होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा? नहीं बनेगा। और लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा तो इसकी पेशियां भी थकती नहीं है। और जब ये थकती नहीं है तो इसीलिए लगातार क्या करती हैं? कार्य करती हैं। 11th क्लास में मैंने आपको बताया था ना। चलिए, तो अपने टॉपिक पे आ जाइए दोबारा। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझो कि हृदय की क्रिया विधि। अरे हार्ट का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। अब वो ब्लड पंप कैसे हुआ, उसके आपको 2 चरण पढ़ने। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसको संकुचन करने के लिए आवेग कैसे बने। तो हम उसको नाम दे देंगे हृदय स्पंदन, धड़कन जिसको कहते हैं। भाई हृदय स्पंदन नहीं होगा तो ब्लड पंप आउट होगा क्या? नहीं होगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे हृदय चक्र। हृदय चक्र में क्या पढ़ेंगे कि ब्लड क्रम से कहां प्रवाहित होता है, इस चीज को पढ़ेंगे हृदय चक्र में। और हृदय स्पंदन में क्या पढ़ेंगे कि इसमें संकुचन कैसे होता है। बस यही 2 बात पढ़नी है हमें। अब संकोचन की हम बात करें या हृदय स्पंदन की बात करें तो पॉइंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। सुनिए कि हृदय के लयबद्ध संकोचन को हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं, है ना। लय का मतलब क्रम वाइज, कि हार्ट में जो क्रम से संकोचन चल रहा है उस घटना को हम क्या नाम दे देते हैं? हृदय स्पंदन नाम देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हृदय स्पंदन के लिए जो आवेग उत्पन्न होता है वो हृदय की पेशियों में ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक बोलते हैं। पेशी जनित, जनित का मतलब उत्पन्न होना, और किसमें? पेशी में। तो मैं ये कहूं कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट या बीट कराने के लिए जो आवेग बन रहे हैं हार्ट में वो उसकी स्वयं की पेशियों में बनते हैं, इसलिए हम हार्ट को कौन सा ऑर्गन कहते हैं? मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं, पेशी जनित ऑर्गन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, हृदय में लयबद्ध संकोचन का आवेग उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र होता है जिसको हम चालन तंत्र कहते हैं। बात को जरा ध्यान समझो। वो ये कह रहा है कि हार्ट में जो आवेग उत्पन्न है, हार्ट में जो आवेग उत्पन्न हो रहे हैं उन आवेगों को उत्पन्न करने के लिए हमारे हार्ट में एक विशिष्ट तंत्र है और उस तंत्र का क्या नाम है? चालन तंत्र। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये चालन तंत्र क्या है। तो मैंने पॉइंट में लिखा है कि चालन तंत्र का निर्माण एसी नोड, एबी नोड, हिजबंडल और पुरकिंजे तंतु मिलकर करते हैं। या मैं ये कहूं कि हार्ट में 4 संरचना मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाती हैं जो तंत्र हार्ट के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। भाई हृदय स्पंदन में बता रहा हूं ना कि हृदय में संकुचन का आवेग उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र है जिसको हम चालन तंत्र कहते हैं। तो मैं सीधा सा ये भी कह सकता हूं कि चालन तंत्र के द्वारा ही हार्ट में संकुचन होता है ना। अब चालन तंत्र है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चालन तंत्र कौन कौन बनाते हैं। तो 4 संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? चालन तंत्र का। डायग्राम में आप देखिए कहां होते हैं। देखो ये आपको ऐसे नोड दिखाई दे रहा है और यहां जो अंतरा आलिंद पट्ट है इस स्थान पर हमारा क्या होता है? एबी नोड। ये हमारा दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में मासरा के समीप ही हमारा ऐसे नोड है और यहाँ जो दोनों आलिंदों का जो दीवार है वहां पर हमारा क्या है? एबी नोड। और इस स्थान पर
जो होते हैं वो हमारे बंडल ऑफ हिज होते हैं, और यहां से लेके देखो ये पूरे ऐसे, बात समझो। इस प्रकार जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, रोम जैसी संरचना, उनको हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे तंतु बोलते हैं। डायग्राम में आप देखो चारों संरचना आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। यहां पे ऐसी नोड है, ये हमारा एवी नोड है, ये हमारा हेज समूह है, और ये हमारा क्या है? पुरकिंजे तंतु है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चालन तंत्र पता चल गया कितनी संरचना मिलकर चालन तंत्र का निर्माण करती हैं? 4 संरचना। नेक्स्ट, अब मैंने इनकी पोजीशन आपको बताई है कि ऐसे नोड जो होता है वो मासला के छिद्र के समीप होता है। देखो है कि नहीं, यहां पर जो आवेग उत्पन्न करता है, या मैं ये कहूं कि जिसमें आवेग उत्पन्न होते हैं। भाई ये जो ऐसे नोड है, उसी में हर्ट को संकुचित कराने के लिए जो तरंग बनती है, जो सूचना बनती है, जो विभव बनता है, वो उत्पन्न होता है ऐसे नोड में। अब ये कह रहा है कि ऐसे नोड से आवेग दोनों आलिंदों की भित्ति में जाता है, जिससे वो एक साथ संकुचित होते हैं। अब देखिए आप डायग्राम पे देखिए कि यहां जो ऐसे नोड है उसमें आवेग उत्पन्न हो, वह आवेग सबसे पहले इन दोनों आलिंदों की दीवारों में जाता है। ये दोनों आलिंद हैं, इनकी दीवारों में जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर, वह हमारे आलिंदों में ही तो आएगा, आएगा ना आलिंदों में। तो आलिंदों में रक्त भरा हुआ है, अगर आलिंद संकुचित नहीं होंगे तो इनके अंदर से ब्लड निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इनका संकुचन कराना जरूरी है। कैसे हो रहा है कि जो ऐसे नोड था उसके पास आवेग उत्पन्न हुआ, आवेग किसके लिए था? संकुचन कराने के लिए। तो वह आवेग जैसे ही आलिंदों की दीवारों में जाता है तो आलिंद क्या होने लग जाते हैं? संकुचित होने लग जाते हैं। जैसे ही आलिंद संकुचित हुए, इनके अंदर जो रक्त था वो कहां आ गया? निलयों में आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसे नोड से आवेग दोनों आलिंदों की भित्ति में जाता है, जिससे वो एक साथ संकुचित होते हैं। बताओ संकुचित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके बाद जो आवेग है संकुचन कराने वाला, जो ऐसे नोड के पास उत्पन्न हुआ था, वो अंतरा आलिंद पट पर स्थित एबी नोड के पास पहुंचता है। यहां से इसने कार्य कर दिया तो वो कहां आया? एबी नोड के पास। कौन? आवेग। और इस एबी नोड का जो संबंध होता है वह हमारे बंडल ऑफ हिज, और हिज बंडल का होता है पुरकिंजे तंतुओं से। तो वह आवेग एबी नोड के पास जब पहुंचता है तो एबी नोड से हिज बंडल के पास पहुंचता है, और हिज बंडल का जो संबंध होता है वो पुरकिंजे तंतु से होता है। और पुरकिंजे जो तंतु है उसका जो संबंध है वो किससे होता है? दोनों निलयों से होता है। तो आप एक बात जरा ध्यान दीजिए, रिलेट कीजिए इसको, कि जो आवेग था ऐसे नोड के पास डेवलप हुआ था, ऐसे नोड से दोनों आलिंदों के पास गया, दोनों आलिंदों से एबी नोड के पास आया, एबी नोड से बंडल ऑफ हिज के पास, और हिज बंडल से पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतु का संबंध था दोनों निलयों से। तो आप मुझे बताइए, जैसे ही ये आवेग पुरकिंजे तंतु के पास पहुंचेगा तो ये दोनों निलय संकुचित होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। और जैसे ही निलय संकुचित होंगे तो अभी आपने पहले दोनों आलिंदों को संकुचित करके ब्लड को इनमें भरा था, तो वह ब्लड अपने जिससे इनका संबंध है, जैसे एक का फोपोस धमनी से दाएं निलय का, और बाएं निलय का महाधमनी से
तो वह ब्लड बाहर पंप आउट कर दिए जाते हैं, हार्ट से बाहर। नहीं आई बात समझ में? तो जो हमारा पहला टॉपिक था हृदय स्पंदन, तो अब इसको पंप करने के लिए हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ा था कि नहीं पड़ा? धड़कना पड़ा, इसी को हम एक धड़कन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक धड़कन। ठीक है, कहां से? कि ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होने से लेकर निलयों के संकुचित तक जो एक घटना है उसको हम एक धड़कन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या है? हृदय स्पंदन। हार्ट की क्रिया विधि चल रही है, और हार्ट की क्रिया विधि में हमें क्या करना है? हमें पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहला हृदय स्पंदन है और दूसरा हृदय चक्र है। और हृदय स्पंदन में हमको क्या पता होना चाहिए कि भाई हृदय के लयबद्ध संकोचन को हम हृदय स्पंदन। भाई आप तो हेडिंग से अंदाज लगाओ कि भाई हमें हार्ट को संकुचित कराना है, स्पंदित कराना है, धड़काना है हार्ट को। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हृदय में जो लयबद्ध संकोचन होता है उसको हम हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि भाई हृदय स्पंदन के लिए जो आवेग है वो हार्ट की स्वयं की पेशियों में होते हैं, अतः इसको मायोजेनिक कहते हैं। फिर आप लिखेंगे कि हार्ट के आवेग को उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र होता है इसमें, जिसे चालन तंत्र कहते हैं। इस चालन तंत्र का निर्माण ऐसे नोड, एबी नोड, बंडलेस और पुरकिंजे तंतु करते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे ऐसे नोड के पास। आप लिखेंगे कि ऐसे नोड जो होता है वो महासरा के छिद्र के समीप होता है, और संकुचन के लिए जो आवेग है वो इसी में उत्पन्न होते हैं, ऐसे नोड में होते हैं। फिर आप लिख देंगे कि ऐसे नोड्स में जो आवेग उत्पन्न हुआ है जो दोनों आलिंदों में जाता है, जिससे दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। क्लियर है बात? फिर आप लिखेंगे कि यह आवेग अब आलिंदों से पहुंचा एबी नोड के पास, और एबी नोड से कहां? बंडल ऑफ हिस, और हिस बंडल से पुरकिंजे तंतु के पास। और जैसे ही पुरकिंजे तंतु के पास पहुंचा, जिसका संबंध निलयों से होता है, जिससे दोनों निलय भी क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं, और रक्त को बाहर पंप कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी क्या? हृदय स्पंदन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसका छोटा सा एक पॉइंट और रहेगा, उसको भी आप समझ लीजिए। एक पॉइंट जो नोट में है वो क्या है? एक नोट वाला पॉइंट है। आपको सारी बातें जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको नोट्स में भी अवेलेबल है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पढ़ाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी बोलने हैं, मतलब कुछ ज्यादा डीपली नॉलेज हमें देनी है, और जो शब्द नोट्सों में नहीं राइट डाउन करा सकते, आप बुक में भी नहीं है, समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि आप जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको आप नहीं समझे, मतलब जो एक्स्ट्रा शब्द हैं और वो नोट्सों में नहीं लिख रहे हो। ठीक है, कहीं आप ये समझे कि सर ये तो नोट्सों में नहीं लिखा हुआ है ना? जो आपको नोट्सों में लिखा हुआ है वो तो आपके रिटन वर्क के लिए है, एग्जाम के लिए, आंसर के लिए। आपको उतना ही लिखना है जितना मैंने नोट्सों में लिखा रखा है, क्योंकि नोट्सों में मैंने बिल्कुल सेलेक्टिव पॉइंट लिखा रखे हैं, सटीक पॉइंट, जिनसे आपको नंबर मिलने हैं। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, और कुछ एक दो शब्द तो अलग हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि डिटो पढ़ाना तो एक रटने वाली बात होती है ना? समझ में आ रही? चलिए, तो नोट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि होता क्या है कि ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं। ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं।
इसकी जो गति होती है वो 72 से 80 पर मिनट होती है। पॉइंट को जरा आप ध्यान समझो। पेस मेकर का मतलब क्या होता है? पेस मेकर एक हिंदी शब्द, इंग्लिश शब्द है और उसको हिंदी में बोलते हैं हम गति निर्धारक, यानी कि गति को कंट्रोल या निर्धारित करने वाला। अच्छा, हार्ट की गति से आप क्या अंदाज लगाओगे? हार्ट की गति का मतलब ये तो नहीं है कि वो इतने किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। भाई यहां जो गति का संबंध है वो उसकी हार्ट बीट से ही तो होगा कि हृदय कितनी बार धड़क रहा है, वह हार्ट की गति है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूं कि हार्ट की गति को जो कंट्रोल या निर्धारित करता है वो कौन करता है? ऐसे नोड करता है। अच्छा, तो ऐसी नोड को आप इसका पेसमेकर बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हो वो मैं आपको बात बताऊं। देखिए, ऐसे नोड के पास जब एक बार आवेग उत्पन्न होता है, पहला आवेग, तो उस पहले आवेग से एक हृदय स्पंदन होता है, मतलब एक धड़कन बनती है एक बार के आवेग से। अगर मैं आपने खूब पढ़ा होगा कि हार्ट बीट जो होती है, हृदय धड़कन जो होती है, वो 72 पर मिनट होती है, या मैं ये कहूं कि 72 से 80 या 70 से 80 होती है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं 72। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में ऐसे नोड के पास 72 आवेग बने। भाई ऐसे नोड के पास अगर 72 आवेग बनेंगे तो 72 बार ही तो वो हार्ट बीट करेगा, धड़केगा। अगर मैं ऐसे नोड के पास 75 आवेग बने तो उसकी जो हार्ट बीट है वो भी कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। इसकी मान लीजिए 40 बार ही बने तो इसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे नोड में जितने आवेग उत्पन्न होते हैं, ऐसे नोड में उतनी ही बार उसका हार्ट धड़कता है। और हृदय की गति क्या है? उसका धड़कना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसे नोड को हृदय का गति निर्धारक या पेसमेकर कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना? तो और इसकी गति हमने कितनी मानी है? 72 से 80 पर मिनट मानी है, या आप 72 मान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो बात की है वो है मुख्य रूप से हार्ट की क्रियाविधि, और हृदय की क्रियाविधि को हमने 2 भागों में बांट दिया था, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। तो आज जो मैंने आपको समझाया है वह है हृदय चक्र, हृदय स्पंदन, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, आराम से समझ में आ गया? एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट की क्रियाविधि को फिनिश करेंगे और अपने जो सेकंड टॉपिक है मतलब हृदय चक्र है उसको भली भांति समझेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।